प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, सहायक आचार्य ये राजनीति विज्ञान LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज का अपना टॉपिक है बच्चों BA पार्ट 3 का पहला पेपर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें प्लेटो से मार्क्स तक को अपन को अध्ययन करना है। तो आज का अपना टॉपिक है अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति तथा परिभाषा। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन होने के नाते अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की राज्य संबंधी धारणा के प्रत्ययवादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाता। प्लेटो राज्य को एक प्रत्यय के रूप में लेता है और उसे व्यक्ति की आत्मा का ही विशाल रूप मानता है, क्योंकि उसके मत में व्यक्ति तथा राज्य दोनों के निर्माणकारी तत्व समाज है। इसके विपरीत अरस्तु राज्य को एक जन समुदाय मानता है। उसकी मान्यता है कि राज्य एक नैसर्गिक जन समुदाय है और मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। वस्तुतः एक ही जीवशास्त्री की भांति है। यह जीव विज्ञान के विकास के नियमों का अनुसरण राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी करता है। उसके मत में कोई भी वस्तु समाज में अपनी सरलतम एवं आरंभिक रूप में नहीं है। उसका पूर्ण रूप उसी तभी प्रकट होता है जब वह अपनी विभाजित व्यवस्था को प्राप्त करती है। उदाहरण के तौर पर किसी बीज की वास्तविक प्रकृति तभी प्रकट होती है जब वह उभरकर पौधे के रूप में विकसित होता है। विभिन्न प्रकार के बीजों में पौधों के रूप में उनमें न बढ़ने के क्रम में भौतिक परिस्थितियाँ, मिट्टी, नमी, ताप आदि उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकते। वह इसी नियम को मानव समाज पर भी लागू करता है। उसके मत में मानव जन समुदाय का आरंभिक रूप है परिवार है, जिसकी भौतिक प्रकृति श्रम विभाजन और अर्थात परिवार के विभिन्न सदस्य भिन्न प्रकार के कार्य करते हुए संपूर्ण परिवार एवं उसके प्रत्येक अवयव या प्रत्येक सदस्य के हितों का ध्यान रखते हैं। परिवार की यही प्रकृति व विकसित रूप समाज का जन समुदाय होता है। यह जन समुदाय अपने विकसित रूप में मानव को उच्चतर प्रकृति के विकास का अवसर प्रदान करता है और यह विकसित रूप राज्य है। उसमें मानव प्रकृति का वास्तविक रूप प्रकट होता है। मानव तथा अन्य जीवों में यही अंतर है कि मानव में विवेक शक्ति है, जिसके द्वारा वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता रहता है। आरंभिक जन समुदाय मानव को केवल प्रजननदायक तथा भौतिक तृष्णाओं की पूर्ति कराता है, जो अन्य निम्न जीवधारियों की भी प्रकृति है। परंतु मानव प्रकृति की विशेषता यह है कि वह उसे सभ्य, उत्तम एवं नैतिक जीवन प्राप्त करने को प्रेरित करती है। उसकी प्राप्ति का माध्यम राज्य है, जिसमें मानव अपनी प्रकृति के वास्तविक रूप का विकास कर सकता है। अतः राज्य प्राकृतिक है, क्योंकि मानव प्रकृति के लिए राज्य में अपनी उच्चतम शक्तियों का विकास करना स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य ही मानव को
पूर्णतः अथवा उच्चतर प्राप्त करने एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने की कोशिश करता। अतः वह मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार नैसर्गिक समुदाय है। इसलिए अरस्तु मनुष्य को नैसर्गिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी कहता है, जिसका उद्देश्य राज्य का जीवन व्यतीत करना है। अर्थात मनुष्य के लिए अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और जो मनुष्य यह कहता है कि वह समाज में नहीं रह सकता, अर्थात उसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह या तो पशु है या फिर देवता। अर्थात मानव के लिए समाज अर्थात राज्य बहुत ही आवश्यक है। मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए समाज आवश्यक। अरस्तु राज्य तथा समाज के मध्य भेद नहीं करता। उसकी दृष्टि में एक उत्तम व्यक्ति तथा एक उत्तम नागरिक के मध्य कोई भेद नहीं है। अर्थात एक उत्तम व्यक्ति को एक उत्तम नागरिक भी होना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या अरस्तु मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति के संदर्भ में करता है। उसकी धारणा है कि मनुष्य स्वभावतः अपनी भौतिक आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत या जातिगत प्रवृत्तियों की दृष्टि की अभिलाषा करता है। अरस्तु के अनुसार विकास क्रम में जीव 3 चरणों में होकर बढ़ता है। पहले चरण में वह वनस्पति के रूप में, दूसरा गुण वासना या तृष्णा है, दूसरे चरण में यह जानवर के रूप में विकसित होता है, जिसका गुण आवेग यानी पैशन होता है, और इसका तीसरे चरण में यह मानव के रूप में प्रकट होता है, जिसका गुण विवेक अर्थात रीजन है। समाज का विकास भी इन्हीं 3 चरणों में उक्त गुणों तथा तत्वों के आधार पर ही होता है। मनुष्य में विवेक है, अतः उसका उद्देश्य आधिकारिक विवेक युक्त जीवन व्यतीत करना होता है। यह उसका अंतिम हेतु अर्थात फाइनल कॉज है। प्रत्येक वस्तु सदैव अपने अंतिम सदस्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। वह अंतिम लक्ष्य का उस सुखों व विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि ऐसा जीवन ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदान कर सकता है। अतः मनुष्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त पहुँचे परिवार के संगठित होता है, जो बीज के विकास क्रम में वनस्पति आत्मा की वासना गुण की अभिव्यक्ति है। परिवार मनुष्य को उसके अंतिम रूप में अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति है सहायक नहीं हो पाता। अतः नैसर्गिक विकास क्रम में सबसे संगठित होते हैं, परंतु मानव आत्मा का विवेक युक्त गुण उसे अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। इसी के कारण मनुष्य राज्य के रूप में संगठित होते हैं, जो स्वयं विवेक गुण की अभिव्यक्ति है। मानव में तृष्णा, संवेग तथा विवेक तीनों गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण मानव परिवार में, फिर गांव में और अंततः राज्य में संगठित होता है। इस दृष्टि से राज्य परिवारों तथा गांवों का समूह है। उसकी उत्पत्ति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के फलस्वरूप होती है, अतः यह स्वाभाविक है। वह मानव प्रकृति के तत्वों के विकास का फल है। इसी अर्थ में मनुष्य भी स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य अपनी निम्नतर इच्छाओं यानी प्रजनन, भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति के लिए परिवार में जीवन व्यतीत करता है। उसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर पति, पत्नी तथा उनके बच्चे और दास तथा पारिवारिक दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर संयुक्त होते हैं। मानव प्रकृति की उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में नहीं हो सकती। मानव प्रकृति में सामुदायिकता की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मानव केवल अपने भौतिक लक्ष्य अर्थात का उद्देश्य प्रजनन संबंधी तृष्णा की पूर्ति तक ही संतुष्ट नहीं होता। वह जीवन की पूर्णता के लिए सांस्कृतिक एवं अन्य सुविधाओं को भी अर्जित करना चाहता है। अतः सामाजिकता की प्रवृत्ति तथा उच्चतर जीवन की आकांक्षाओं परिवार को उच्चतर समुदाय ग्राम के रूप में संयुक्त करती है। अतः ग्राम का उद्देश्य मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा कुछ और अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। परंतु ग्राम भी मनुष्य जीवन को पूर्णत्व प्रदान करने का अंतिम साधन नहीं है। मानव प्रकृति की संपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति उनके जीवन द्वारा साधन नहीं है। मानव बनता है, राज्य में ही हो सकती है। राज्य उसे उत्तम जीवन प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। इससे मनुष्य अपने स्वयं का सही स्वरूप प्राप्त कर सकता है और अपनी नैतिक तथा विवेकयुक्त प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम राज्य के रूप में संयुक्त होते हैं। चूँकि राज्य में मनुष्य की प्रवृत्ति अपने पूर्ण स्वयं का अनुभव करती है। अतः राज्य सर्वोत्तम समुदाय है। वह आत्मनिर्भर है एवं नैतिक समुदाय है। इसमें समस्त निम्नतर समुदाय सम्मिलित हैं और उसका उद्देश्य मानव को सर्वोत्तम भलाई प्रदान करना है। अरस्तु का कथन है कि राज्य का अस्तित्व उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन के लिए। राज्य की उत्पत्ति आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति पर है। अरस्तु सर्वाधिक जोर देता है। सेबाइन के मत में कहता है कि उसका अर्थ अंशतः राज्य की प्रादेशिकता से तथा आर्थिक निर्भरता का साधन होने के साथ ही उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता से भी है, परंतु मूल रूप से उसने नहीं है। यह मनुष्य के लिए सभ्य जीवन की आवश्यकता को प्रदान करता है। उसका अस्तित्व जीवन की आवश्यकताओं के लिए है, परंतु इसका निरंतर अस्तित्व उत्तम जीवन के लिए ही होता है। आगे है बच्चों, राज्य सभ्य समुदायों का समूह है। वह सर्वोत्तम मनुष्य समुदाय है। इस तरह इन तर्कों के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य करता है वे पूर्णतः विवेक पर आधारित मानवीय जीवन की आवश्यकताएं हैं। परिवार केवल उन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होता है, जबकि राज्य उसके भौतिक सुखों की पूर्ति की आवश्यकताओं के अलावा अन्य भी होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य स्पष्टतः एक राजनीतिक प्राणी है। वह एकमात्र ऐसा प्राणी है जो राज्य में रहते हुए कानून के अनुसार आचरण करता है और कला, विज्ञान, अर्थ, सभ्यता की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है। यह संस्थाएं मानव के पूर्ण विकास की द्योतक हैं, जिन्हें मनुष्य राजनीतिक समाज में ही प्राप्त कर सकता है। राज्य के बाहर रहने वाला प्राणी या तो देवता होगा या पशु होगा। ये अरस्तु का विचार है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे राज्य का स्वरूप। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।